जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके चैनल SCS क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। SSC MTS परीक्षा जो 30 सितंबर से शुरू होने जा रही है उसका जो हम लेकर आए हैं GK GS के टॉप 25 प्रश्न, और ये टॉप 25 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों की तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को ना देखा हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके उन क्वेश्चनों को अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा है। पहले प्रश्न में कह रहा है डैश उस्ताद जिन्हें 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया और जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता शामिल हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? ओडिसी, छऊ, मणिपुरी या सत्रिया। देखिए केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है, प्रश्न ये पूछा गया है। और इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ओडिसी। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उड़ीसा का। ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, कला शैली है उड़ीसा की। और सत्रिया जो नृत्य है ये सत्रिया होगा। सत्रिया नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का। तो इस तरह से इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो ये गीत जो था ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा। तो इसको गाया तो लता मंगेशकर ने था, लेकिन इसका संगीत निर्देशक किसने किया था? क्या किशोर कुमार, राजेश रोशन, आनंद राज आनंद या सी रामचंद्र? तो दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। सी रामचंद्रन के द्वारा इसका संगीत दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है ट्रुथ, क्या पूछा? ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किसके लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? पृथ्वा रे, अमृता प्रीतम, चेतन भगत या खुशवंत सिंह? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए 4 में पूछा है 2023 से संबंधित करंट अफेयर पूछा है। 2023 में कोरिया भारत राजनीतिक संबंध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डैश में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? मिजोरम, बेंगलुरु, कोलकाता या नई दिल्ली? तो चौथे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? क्या अहमदाबाद में है, मुंबई में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट किस शहर में स्थित होगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए पूछ रहा है भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जो जंगली गधे और ऊंट किस वन में, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? क्या मैंग्रोव वन होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कांटेदार वन और झाड़ियां या पर्वतीय वन? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ठीक हो जाएगा, कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अभी आने वाले समय में आपको अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो सकें और आप अपनी तैयारी सही ढंग से कर सकें। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो जंगली गधे हैं जो हैं होते हैं ना, जंगली गधे जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मुख्यतः जो होते हैं गुजरात के जंगलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के जो जंगल हैं वहीं पर ये जो जंगली गधे हैं वो गुजरात में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होली है वो मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा को या पौष पूर्णिमा को? तो पूर्णिमा तो सभी में दिया है, अब महीना बताना है, चैत्र माह में, माघ माह में या फागुन माह में या पौष माह में? तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर
3 वाला हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार उत्पन्न होता है जिसमें परिधीय तंत्रिकाओं और क्षय की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा विकार मतलब कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पार्सिनिया एनीमिया हो गया, सूखा रोग होगा, बेरी रोग, या शुष्काक्षी पाक होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा, ये विटामिन B1 की कमी से जो होता है वो बेरी नामक रोग होता है। ये पेट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पेट से। तो विटामिन B1 इसका B1 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बेरी रोग। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, व्यक्तिक आय के संबंध में प्रायोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य होगा? करों और कटौतियों के आधार पर प्रायोज्य आय व्यक्तिक आय से अधिक या कम हो सकती है, या दूसरा वाला प्रायोज्य आय हमेशा व्यक्तिक आय से अधिक होती है, या प्रायोज्य आय हमेशा व्यक्तिक आय से कम होती है, या प्रयोज्य आय व्यक्तिक आय के बराबर होती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। प्रायोज्य आय हमेशा व्यक्तिक आय से कम होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा गति की जो ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है? ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? बल की मात्रा का मापन, संपीड़न सामर्थ्य की मात्रा का मापन, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन, या बिजली की मात्रा का मापन। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा ऊष्मा जो स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखिए पूछा है, जो मलयालम कवि जो हैं कौन से? वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों से कौन सी जो नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और नया जीवन दिया गया? तो कौन सी नृत्य शैली को नया जीवन दिया गया? क्या भरतनाट्यम होगा, कथकली होगा, मोहिनीअट्टम, या कुचिपुड़ी होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, मोहिनीअट्टम। आपको पता होना चाहिए मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का होगा। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का होगा। और कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की होगी। मोहिनीअट्टम का आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे देखिए, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है ये आत्मकथा? तो इसका 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सौरभ गांगुली है क्या, किरण मोरे, युवराज सिंह, या सचिन तेंदुलकर? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा 4 वाला, सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा जो है सचिन तेंदुलकर की है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक मीट पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक एक स्वर्ण पदक जीता? कौन है? मोहम्मद अफसल पीक, जिनसन जॉनसन, अमलाल बोरगोन, या तेजस सिरसे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा अमलान बोरगोहन, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा 30। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए 14 में क्या पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? क्या आर्टिकल 38, 40, आर्टिकल 45, या आर्टिकल 39? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल जो 45 है ये क्या करता है? 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 14 का संबंध किससे है? आर्टिकल 14 का संबंध जो है ग्राम पंचायतों से है। किससे है? ग्राम पंचायत। ये आर्टिकल 14 का संबंध है, आर्टिकल 14 का। लेकिन इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 45। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक थी ये किसने लिखी और जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को अत्यधिक आलोचना की गई? तो ये फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा चौथा होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है,
जबकि बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे, तो ये भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 वाला ठीक हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने। तो प्रश्न पूछा है जो भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जो था वो ज्यूरिक डायमंड लीग में किसने जीता, क्या रोहित यादव, साहिल सिलवाल, नीरज चोपड़ा या शिवपाल यादव। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 16 का हमारा नीरज चोपड़ा। आपको पता है गोल्डन मैन जो बोला जाता है वो नीरज चोपड़ा को भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक 2020 वाला हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये गोल्ड जीता था इन्होंने भाला फेंक में। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं इनका संबंध जो है भाला फेंक या जैवलिन थ्रो बोलते हैं, इंग्लिश में जैवलिन थ्रो भी बोला जाता है भाला फेंक को। तो भाला फेंक या जैवलिन थ्रो से संबंध किसका है, नीरज चोपड़ा का है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न मिला था। तो कौन सा जो पार्श्व गायक है जिसे 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 2001 में भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ था, इसका लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। लता मंगेशकर को जो 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो हुआ था प्राप्त वो 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में। जो लता मंगेशकर हैं इन्हें भारत रत्न 2001 में प्राप्त हुआ था, जबकि 1989 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा, लता मंगेशकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए, कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है। तो अनधिमान वक्र होगा या पूर्ति वक्र, मांग वक्र या फिलिप्स वक्र। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ठीक आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, इस प्रश्न को हम छोड़ सकते हैं, 2021 से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग नया करंट डाटा इससे संबंधित प्रश्न को देख सकते हैं जाकर, नया करंट डाटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की डैश के तहत जावक प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की, क्योंकि भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया है। तो डैश की जगह क्या आ जाएगा का, ऋण प्रेषण योजना के तहत या उदारीकरण प्रेषण योजना के तहत या नियमित प्रेषण योजना के तहत या विदेशी प्रेषण योजना के तहत। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, उदारीकृत प्रेषण योजना, ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या पूछा है, गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास को डैश यानी कौन से नृत्य और संगीत के क्षेत्र के उनके योगदान के लिए गुरु कलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो किस नृत्य के लिए प्रदान किया गया, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ओडिसी नृत्य से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को कितना तक ऋण प्रदान करती है, कितने लाख तक, 2023 तक का पूछा डाटा। तो 2023 तक कितना जो ऋण प्रदान करती है, क्या 2.5 लाख, क्या 10 लाख, 1 लाख या 5 लाख। तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा, 10 लाख। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है उसका कारण क्या है, क्या पश्चिमी गारो हिल्स हैं, क्या पूर्वी खासी हिल्स हैं, या दक्षिण पश्चिम मानसून है, या उत्तर पूर्वी मानसून है। 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सबसे अधिक भारत में वर्षा का कारण जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, देखिए इनमें से क्या हो जाएगा कि नीति आयोग है, वित्त आयोग है,
निर्वाचन आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग। देखो संघ लोक सेवा आयोग ये भी क्या है, संवैधानिक निकाय। निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, और वित्त आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। जो नीति आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक असंवैधानिक निकाय है नीति आयोग। इसका नाम जो नीति आयोग किसके स्थान पर किया गया, तो ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई। पहला प्रश्न तो यही पूछ सकता है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो ये कब की गई, 1906 में की गई थी। और पूछा क्या है कि कहाँ की गई, तो कहाँ की गई, तो ये जो था वो ढाका में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।